सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज का जो हमारा वीडियो है वो 7th क्लास का है। 7th क्लास में इतिहास विषय का पहला अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। तो कहाँ, कब और कैसे में पिछले वीडियो में भी हम लोग इस पर चर्चाएं कर चुके हैं और आपको जो है हमने इस पाठ के बारे में बताने का पूर्ण रूप से प्रयास भी किया है। तो बच्चों आज जो है हमारा भारतीय इतिहास के बारे में हम आपको कुछ थोड़ा बताने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और किताब के माध्यम से जानकारी जो है प्राप्त करने का, पढ़कर जो है एक बार इसे रिपीट कर इससे जानकारी को जो है पुनः दोहराने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को बात हमारे जो भी बता रहे हैं हम आपको वो समझ में आ जाए। तो भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। इस शताब्दी में भारत के सामाजिक जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुए। इन परिवर्तन का प्रभाव भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा है, ठीक ना। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा और कला को भी प्रभावित हुई। इस प्रकार भारत के इतिहास में एक नई युग का आरंभ हुआ। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आने के समय तक 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन हुए। इसलिए 18वीं शताब्दी को मध्यकाल का अंत माना जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मध्यकाल का अंत कब माना जाता है। तो मध्यकाल का जो अंत है वो 18वीं शताब्दी को माना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक ना बच्चों। आइए हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसको जो है हम आपको यहाँ पर ब्रेक करेंगे। इसको हम आप लोग को समझा देते हैं कि भारत के इतिहास में मध्यकाल को सामान्यतः दो वर्गों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में थोड़ा सा जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल यहाँ पे जैसे कि आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल, और उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कह रहा है पूर्व मध्यकाल में कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत प्रतिहार काल और राष्ट्रकूट राजाओं का शासनकाल, उनके द्वारा कन्नौज के लिए किए गए पारंपरिक संघर्ष और उत्तर भारत के राजपूत राज्यों एवं दक्षिण भारत के चोल साम्राज्यों का इतिहास जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अब आइए उत्तर भारत को दो उत्तर मध्यकाल में चलते हैं। उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं? 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, बहमनी और विजयनगर के राज्यों तथा मुगल साम्राज्य का इतिहास आता है। अब आइए उत्तर मध्यकाल को भाग में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर मध्यकाल में पहला होगा सल्तनत काल, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का है। इस काल को सल्तनत काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, बहमनी और विजयनगर के राज्यों का इतिहास आता है। 2 नंबर में मुगल काल। 1526 ईस्वी से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्यों की नींव डाली थी, ठीक ना बच्चों। बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और मुगल साम्राज्यों का विस्तार किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। तो बच्चों इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था, वह समाप्त हो चुका था, खत्म हो गया था। कालांतर में सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अतएव 1926 ईस्वी से लेकर अंग्रेजी राज्यों की स्थापना तक की अवधि को भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा जाता है। तो मुगल काल के बारे में जो भी चीज़ आप लोग को हम अभी बताए हैं उसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक ना बच्चों। कि 1526 ईस्वी से लेकर अंग्रेजी राज्य की स्थापना तक की अवधि को भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। अध्ययन के स्रोत, आइए अध्ययन के स्रोत के बारे में किस समय अध्ययन प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत भी हैं। बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि पहला हो गया पुरातत्व के अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के तथा भवनों के अवशेषों से आते हैं। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के इतिहास की भी अनेक सूचनाएं हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो बच्चों किसी भी राजा महाराजाओं या शासन इतिहास से संबंधित जो भी घटनाएं हम लोग को जानकारी जो भी प्राप्त होती हैं वो अभिलेख, सिक्कों या भवनों या कुछ साक्ष्यों के आधार पर ही हम उसको जो है कड़ी तैयार करके उसको जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ लिखित विवरण भी है विदेशी, जो भी विदेशी
यात्रा करने के लिए यात्री जो आए हैं, जैसे ह्वेन फायान, ये सब जो भी विदेशी चीनी या अदर देशों के जो भी आए हुए हैं, वह भी अपने किताबों में कुछ जिक्र किए हैं राजा महाराजाओं का, जो है साथ से जोड़कर हम उसे देखते हैं और इतिहास की एक कड़ी तैयार हो जाती है। ठीक ना बच्चों। अब आइए इसमें एक दूसरा आता है वास्तुकला। मध्यकाल में वास्तुकाल की प्राप्ति हुई थी। सल्तनत काल स्मारक में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फिरोज मीनार, जयपुर का लाल दरवाजा उल्लेखनीय है। मुगलकालीन इमारतों में बुलंद दरवाजा, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक ना। अगला है साहित्य। साहित्य में मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य का साधन उपलब्ध है। इस युग में संस्करण, आत्मकथा, धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। जियाउद्दीन बनी की रचना तारीख़-ए-फिरोज़ाही, अमीर खुसरो दीवाने और शम्य सिराज आफिफ द्वारा रचित तारीख़-ए-फिरोज़शाही तथा याहिया बिन अहमद की तारीख़-ए-मुबारकशाही सल्तनत-कालीन इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक ना बच्चों। तो आप लोगों के बारे में आप यहाँ पे जो है आप लोग बहुत सा बात कंसेप्ट को बता चुके हैं। आप लोग जो है इसे फेयर कॉपी में एक एक करके लिखेंगे और किताब के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा है, कहाँ कब कैसे भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी से मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। इस शताब्दी भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए थे। इन परिवर्तन का प्रभाव भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा और कला प्रभावित हुई। इस प्रकार भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। तो इसको जो है आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, जो भी कंसेप्ट आप लोग को हमने अभी बताया है उसको आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे, एक एक करके उसको जो है याद भी करेंगे और मेरे बातों को ध्यान से 2 बार 3 बार से सुनने का प्रयास भी करेंगे। ठीक ना बच्चों, ताकि आप लोग को जो भी कंसेप्ट है वो समझ में अच्छा ढंग से आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।